जी, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, सभी को नमस्कार। वॉइस आ रही है? हेलो। हाँ जी, वॉइस आ रही है, एक बार प्लीज़ कंफर्मेशन। इसके बाद हम सेशन को शुरुआत करते हैं। हाँ जी, यस सर, वर्ड ओके आ रहे हैं। जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, लिंक ओपन कर दीजिएगा ताकि बार बार आपको वो करना ना पड़े। हाँ, लिंक ओपन है मैम, बस थोड़ा सा टेक्निकल। एक्चुअली हम भी अभी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, लेके चलते हैं। ठीक है, आप क्लास कंटिन्यू कीजिए। ओके, ऑल दिस। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारा आज का लेक्चर सेकंड है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, राइट। कल के हमने लेक्चर में देखा था, बेसिक चीज़ें हमने देखा था, है ना, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था। साथ ही साथ हमने आर्गूमेंट, मॉडुलस, है ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी थी। और हमने पावर सीरीज पे बात कर रहे थे। हमारा पावर सीरीज अभी चल रहा था, है ना, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, है ना। और फिर उसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, देन उसके बाद एनालिटिक फंक्शन पे हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि जो पावर सीरीज है ना, वो किस प्रकार से दिखता है पावर सीरीज। हमने उस पर कल चर्चा किया था, लेकिन आज फिर एक बार थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। पावर सीरीज कि हमारे सीरीज जो होती है n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू दी पावर n। इस फॉर्म की जो सीरीज होती है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए नॉट प्लस ए वन जेड माइनस जेड नॉट प्लस ए टू जेड माइनस जेड नॉट होल स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। ऐसे हम चलते जाएंगे। इस प्रकार की जो सीरीज होती है इसको हम बोलते हैं पावर सीरीज। जहाँ पर जो ए नॉट है, ए नॉट है, ए वन है और ए टू एंड सो ऑन ए एन है, ये सब क्या होंगे, हमारे कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होंगे। हमारा ए कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होने वाला है ना। और जेड नॉट इसका जो होगा, पावर सीरीज का जो है सेंटर कहलाएगा। जो पावर सीरीज दी हुई है इसका सेंटर कहलाएगा, है ना। यदि इन पर्टिकुलर केस पुट जेड नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो सीरीज है पावर सीरीज अबाउट ऑरिजिन या अबाउट 0 हम कह सकते हैं ना। तो जो पावर सीरीज हमको दिखने वाली है वो इस प्रकार से आपको होगी, ए एन जेड टू दी पावर है। ये है, इसके दो फार्मूले हमने देखा था। कौन कौन से फार्मूले हैं, किसी को याद है कि? दो फार्मूले हमने देखा था कि, और क्वेश्चन के टाइप क्या क्या होंगे। पहला तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से प्रश्न पूछा जाता है, मोस्टली यही प्रॉब्लम आती है। दूसरा उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। और थर्ड आता है हमारा सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, इसको निकालने का जो फार्मूला था, मतलब आर निकालने का जो फार्मूले थे,
हमने उस पर चर्चा कल की कर चुके हैं। क्या था फर्स्ट फार्मूला बताएं? 1/r लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ an टू द पावर 1/n। और सेकंड फार्मूला क्या था? 1/r लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ an प्लस 1 an। यदि आप सीक्वेंस में जाके देखें तो इसको हम बोलते थे कॉशी रूट टेस्ट, है ना, रूट टेस्ट। और इसको हम बोलते थे डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट, है ना, डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट। यदि हम सीक्वेंस में पढ़ते थे तो ये जो इतना पार्ट था, ये वाला, इस पार्ट को हम बोलते थे कॉशी रूट टेस्ट। ठीक है, तो ये जो फार्मूले हैं इनको हमको ध्यान रखना है। बेसिकली इन फार्मूले की आवश्यकता तो ज़्यादा नहीं पड़ती है, जो मैं बताऊंगा आपको वहाँ फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी कभी कभी प्रॉब्लम ऐसे आते हैं। जैसे प्रश्न नंबर फर्स्ट बोलता है कि फाइंड दी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। फर्स्ट था आपका 2 to the power -n z to the power 2n। इसका आपको आरओसी बताना है। ये हमने कल डिस्कस कर लिए थे ना प्रॉब्लम। सेकंड क्या था? सेकंड जो हम बात कर रहे हैं z to the power n upon n फैक्टोरियल, है ना। हम सिग्मा n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी एंड सिग्मा n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, ऊपर भी आप लिख सकते हैं। थर्ड है लिमिट n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एंड z टू दी पावर n। फोर्थ इज n इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n z टू दी पावर n। ये दोनों प्रश्न कई एग्जामों में रिपीट हुए हैं, है ना। एक और प्रश्न है सिग्मा n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी z टू दी पावर n फैक्टोरियल एंड EF सिग्मा n इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी z टू दी पावर n स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चंस कई एग्जामों में रिपीट हुए, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस आपको कैसे करना है? जो हमने फार्मूला लिखाया है ना, इससे आपको करनी है, ठीक है। तो ये आप ट्राई करेंगे। यहाँ से आप जो हमने कल डिस्कस किए थे उससे आप बता सकते हैं इसका आर क्या हो सकता है। जी हाँ, जो हमने कल डिस्कस किए थे उससे आप इसका आर की वैल्यू क्या हो सकती है बताएं। हाँ जी, रूट टू, बिल्कुल √2 आ जाएगा, है ना। कहीं आपको फार्मूला लगाने की आवश्यकता पड़ी क्या? आपका नाम बताएं प्लीज। हाँ जी, और ये क्या है? ये जो सीरीज है e टू दी पावर z की सीरीज है ना। इसको यदि आप ओपन करेंगे तो आप e का एक्सपांसन ही है, और e क्या है? एक प्रकार से एंटायर फंक्शन है, और कोई भी एंटायर फंक्शन है तो उसका ROC जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो उसका आप इन्फिनिटी देखें और फार्मूला भी लगा के देखेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। कैसे देख? an की वैल्यू क्या है? 1/n फैक्टोरियल। an प्लस 1 क्या होगा? 1/n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो हम क्या जानते हैं? नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं इसको। हमारे पास क्या था? an हमारे पास 1/n फैक्टोरियल और an प्लस 1 हमारे पास हो गया 1/n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से आप देखें तो an प्लस 1/n निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 1/n प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। इसमें मॉड लीजिए तो आपको कुछ भी क्या मिलेगा? n प्लस 1 यहाँ
और इंटू एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही आप इसमें लिमिट लगाएंगे, है ना, लिमिट लगाएंगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 बराबर आप 1/r लिख सकते हैं, तो r की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, राइट। n प्लस 1 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, n इंटू एन फैक्टोरियल, ठीक है, n इंटू एन फैक्टोरियल, उससे हम लिख पा रहे हैं। एक मिनट, सही लिखा ना, एक मिनट, है ना, n प्लस 1 फैक्टोरियल बराबर n इंटू एन फैक्टोरियल। तो एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल आएगा, है ना, ठीक है। एक बार चेक करें, n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, यही होगा आंसर, कि n इंटू एन फैक्टोरियल क्या होता है, आपने ठीक लिखा है सर, n प्लस 1 का फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो हो जाएगा सर, ठीक, ठीक है। ओके। तो इस प्रकार से, है ना। अब हमने जो कल डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आप इसमें नोट करके लिखेंगे इम्पोर्टेंस की, गामा ऑफ n प्लस 1 होता है n फैक्टोरियल n, गामा n प्लस 1 इक्वल टू एन फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n। हाँ, तो ठीक है फिर, ओके। तो पहला हमने जो लिखा था उसमें कि a टू दी पावर n z टू दी पावर n यदि है तो इसका ROC जो होता है, जहाँ a जो होगा कोई भी पॉजिटिव, जो कि जो 2 या 2 से बड़ा नंबर होगा, तो वहाँ पर r जो होगा वो 1/2 हो जाएगा, सॉरी 1/a, है ना। सेकंड है हमारे पास जो हमने कल नोट किया था, a की पावर माइनस n zn, इसका ROC क्या होगा, a हो जाएगा। c क्या कहता है, an क्या था, z की पावर an z टू दी पावर kn, तो इसका ROC क्या होगा, 1/k। फिर नेक्स्ट है कोई भी पॉलिनोमियल, है ना, कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसका ROC कितना होगा, z की पावर n है तो उसका ROC कितना होगा, 1 होगा, है ना। और नेक्स्ट है सिग्मा 1 इंटू जेड टू दी पावर, यहाँ पर एवरीथिंग कुछ भी हो, एवरीथिंग यहाँ कुछ भी हो, तो आप वहाँ पर क्या बोल सकते हैं, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 होगा, है ना, तो इसलिए जेड की पावर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। एक नोट और आप लिखिएगा, हेलो सर, हाँ जी, सर थर्ड में जो an है वो n किसके मतलब इन पावर में है कि नहीं, वो इन जनरल है, जैसे हमने an लिखते हैं ना, an मतलब ये जो nth, an की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्री, ओके सर, है ना। तो जो भी आपका उस कंडीशन पे जो भी r आएगा उसकी पावर 1/k हो जाएगा बस, ठीक है ना। इसके बाद जो हम बात कर रहे थे कि n फैक्टोरियल जब कहीं दिख जाए ऊपर अपर, है ना, न्यूमरेटर में, और n फैक्टोरियल दिख जाए तो वहाँ पर क्या होगा, ROC कितना होगा, 0 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल n फैक्टोरियल z टू द पावर n, या n की पावर n z की पावर n, इसका ROC कितना होगा, 0। इसी का जस्ट उल्टा इसको आप न्यूमरेटर में कर दीजिए, मतलब इसको आप z टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल कर लें, या z टू दी पावर n अपॉन
n की पावर n, इस कंडीशन पे जो उसका ROC होगा वो होगा इन्फिनिटी, जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है। और एक चीज जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपने ऊपर लिखा ना n फैक्टोरियल और ये n की पावर n, यदि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, और वो इस प्रकार से है, तो उस कंडीशन पे r उसका क्या होगा, e होगा, और यदि इसको आप चेंज कर दें तो इस कंडीशन पे ROC जो होगा 1/e हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के आपको मतलब आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है डिफिकल्ट, लेकिन हमको समय बचाना है एग्जाम में, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ चुके हैं इस प्रकार के। एक क्वेश्चन लिखिएगा, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर n, इसका आपको बताना है ROC, है ना, √2 2 1 0 और लास्ट में नोटा। ट्राई करिए। हाँ जी, √2 हो जाएगा। √2 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। बाकी लोग भी बताएं क्या √2 आया साहब आपका भी। हाँ जी, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये जाएगा 2 टू दी पावर -n, और इसको हम लिख सकते हैं z टू दी पावर 2n, है ना। तो इसका हो जाएगा ROC 2 और ये हो जाएगा 1/2, तो आ जाएगा √2। ठीक है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है लिमिट ऑफ FZ, है ना, और फिर उसके बाद कंटिन्यूटी। तो जो हम आज के सेशन में जो बात करने वाले हैं वो है लिमिट, फर्स्ट लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, है ना, साथ ही साथ उसके पहले हम बात करेंगे रेगुलर पॉइंट, रेगुलर पॉइंट के बाद हम बात करेंगे एनालिटिक फंक्शन, इसकी सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, काफ़ी बड़ा है, और इसके बाद हम आएंगे एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बीच में जैसे ही हम एनालिटिक फंक्शन की बात करेंगे उसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं, है ना, एनालिटिक फंक्शन आएगा तो CR इक्वेशंस की बात होगी, पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात होगी, पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात होगी, साथ ही साथ CR इक्वेशन 3 फॉर्म में हम बात करेंगे। जनरली 2 फॉर्म बेसिकली इंपॉर्टेंट कार्टेशियन, है ना, 3 फॉर्म होते हैं। एक तो पहला कार्टेशियन फॉर्म इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और थर्ड है इन पोलर फॉर्म। पार्शियल डेरिवेटिव एनालिटिक फंक्शन, उसकी
नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन, ये हम बात करेंगे, राइट। एनालिटिक फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एनालिटिक फंक्शन में क्या रिलेशन होता है उस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे हार्मोनिक फंक्शन, है ना, इसी का पार्ट है हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। साथ ही साथ हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। अब ये कंस्ट्रक्शन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, या तो u गिवन होगा या फिर v गिवन होगा, इससे कर सकते हैं, है ना। इतनी सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं, तो काफ़ी यही बेसिक बातें होती हैं। बाकी उधर आपका जो थ्योरम्स नाम वाले हैं वो बहुत ज़्यादा, है ना। इसके बाद एंटायर फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पे आप बात करेंगे, एंटायर फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कि एंटायर फंक्शंस, कौन कौन से एंटायर फंक्शंस होते हैं और उन एंटायर फंक्शंस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक एंटायर फंक्शन होता है, तो क्या एंटायर फंक्शन बताइए बाउंडेड होता है क्या? हाँ जी, एंटायर फंक्शन बाउंडेड होता है? हाँ जी, एंटायर फंक्शन बाउंडेड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, तो उस कुछ कंडीशन में हो जाता है। ल्यूबिस थ्योरम से नहीं होगा। हाँ, ल्यूबिस थ्योरम से नहीं होगा, लेकिन एक कंडीशन होती है जहाँ पे एंटायर फंक्शन बाउंडेड हो जाता है, तो वो कांस्टेंट फंक्शन जब होता है ना। बाउंडेड तब होगा जब एंटायर और कांस्टेंट होगा, जैसे कांस्टेंट फंक्शन, है ना। कांस्टेंट फंक्शन अकेला जो है, एंटायर ऐसा एंटायर फंक्शन जो कांस्टेंट भी हो तो वो बाउंडेड हो जाएगा। इस थ्योरम का नाम ही है ल्यूबिस थ्योरम, या नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन इज अनबाउंडेड। तो एक ओनली ऐसा फंक्शन है जो कि बाउंडेड है, वो भी कांस्टेंट फंक्शन। इस प्रकार से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतनी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम जो थ्योरम्स हैं हमारे उस पर हम आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिमिट, मैंने पूरा आपको बता दिया है कि किस प्रकार से हम काम करने वाले हैं आगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लिमिट क्या होता है उस पर हम चर्चा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशंस लिखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी करते जाएंगे साथ साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। जनरली आप लिमिट पढ़ते हैं, रियल में पढ़ते हैं, आप सीक्वेंस में पढ़ते हैं, हर जगह आप लिमिट पढ़ते हैं। तो लिमिट और लिमिट पॉइंट में भी काफ़ी एक गहरा संबंध होता है कि लिमिट और लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो आप पॉइंट सेट टोपोलॉजी में लिमिट जानते हैं, लिमिट पॉइंट क्या होती है, में काफ़ी रिलेशन होता है, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लिमिट ऑफ एफ जेड। एफ जेड को जनरली हम दिखाते कैसे हैं, u प्लस आई वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड जो होगा हमारा u होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जो होगा एफ जेड होगा वो होगा v। इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो बात करने वाले हैं हम, बेसिक चीज़ें हैं ही हैं लिमिट ऑफ एफ जेड। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास जो फंक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा, d is the subset of c to c, be any function in a domain d, and किस प्रकार से है
कि W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आई ऑफ वी एक्स कॉमा वाई। और इस की जो लिमिट है, यहाँ पर डोमेन डी होगा और यहाँ सी है। यदि आप यहाँ इस डी के अंदर एक पॉइंट मिलेगा, जो एक पॉइंट होगा जो जेड यहाँ से इधर आएगा, है ना। मतलब कोई भी जेड जो है एक्स नॉट की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो इधर जो मिलेगा लिमिट एफ जेड का कहाँ जाएगा, है ना, वो चीज़ें हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर इधर डोमेन जेड को हम कहाँ लेके जाएंगे, इन्फिनिटी पर। तो हमारा एफ जेड कहाँ जा रहा है, फाइनाइट नंबर एल पर। तो वही जो नंबर एल है, लेट एल बिलोंग्स टू सी, मतलब यहाँ पर सी मिलेगा, जो बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ एफ जेड है। देन हम इसको बोल सकते हैं किस प्रकार से, कि जिसका नोटेशन जो जनरली होता है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ जेड टेंड्स टू, एफ जेड की वैल्यू मिलती है एल मिल जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एल इज द लिमिट। और इसको आप दूसरी डेफिनेशन में देखना चाहें तो वही फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमको कम से कम एक डेल्टा ऐसा मिल जाता है जहाँ एल जो होगा वो सी पे जाता है। एल इज द लिमिट ऑफ एफ जेड फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा is greater than 0 such that modulus of fz minus l is strictly less than epsilon whenever, कब, जब z माइनस z नॉट का जो डिफरेंस है वो डेल्टा के से लेस होना चाहिए। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इतनी ये आपकी डेफिनेशन हो गई। और इसकी एक नोट लगाइएगा, नोट हम लगाते हैं और एक प्रॉब्लम लग कर लेते हैं। नोट लगाते हैं फिर प्रॉब्लम करते हैं। नोट कहती है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पर जो बात है ये फाइनाइट और यूनिक, यहाँ जो l है ये फाइनाइट होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, है ना। फाइनाइटली यूनिक भी होना चाहिए, तभी हम लिमिट को बोलेंगे एग्जिस्ट करती है। यही डेफिनेशन हमको काम आएगी कंटिन्यूटी में। तो लिमिट एंड z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड एग्जिस्ट if and only limit x comma y to x naught y naught u of x comma y and limit x comma y to x naught y naught v of x comma y both are exist। यदि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब यह तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि u एग्जिस्ट नहीं करता है और v एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। तो इसका कंट्रा पॉजिटिव कहना चाहिए, है ना। तो यदि एग्जिस्ट नहीं करती तो दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम कि लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z। फर्स्ट है 0 1 इन्फिनिटी और एक है डज नॉट एग्जिस्ट और लास्ट है नोटा। क्या आंसर हो सकता है इसका, ट्राई करिए।
वही सारी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, बाकी लोग भी रिप्लाई करें। टू बी कम्युनिकेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जी, किस प्रकार से देखिए, लिमिट एक्स जेड टेंस टू 0 से मतलब है एक्स कोमा वाई टेंस टू 0,0 और x माइनस आई वाई है। जेड बार को हम लिख सकते हैं x माइनस आई वाई, है ना। अपॉन यहाँ लिख सकते हैं x प्लस आई वाई। अब क्या करें कि जो पाथ है हम ले सकते हैं पाथ y इक्वल टू एम एक्स, जो हम पार्शियल डेरिवेटिव्स करते हैं ना, टू वेरिएबल का हम लिमिट कैसे निकाल दें टू वेरिएबल्स की, इसी प्रकार से। तो जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे तो आप x टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब दो वेरिएबल एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गए, तो x माइनस आई और m इंटू एक्स अपॉन x प्लस आई इंटू एम एक्स। यहाँ से आप x को कॉमन जैसे ही लेंगे और x टेंस टू 0 1 माइनस आई एम अपॉन 1 प्लस आई। तो यहाँ पर देखें कि m पर डिपेंड हो गया है, तो m की वैल्यू आप और कुछ भी रखते हैं तो कुछ मतलब अलग अलग मिल रही है, लिमिट यूनिक नहीं मिल रही है, डिपेंड्स ऑन m हो रही है, इसलिए लिमिट क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। एक बार बताएं सभी की प्रॉपर एक बात क्लियर है, यस और नो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी की, ठीक है। कंटिन्यूटी की बात हम करने वाले हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंटिन्यूटी ऑफ एब्जेक्ट। कंटिन्यूटी, अभी हम और भी क्वेश्चंस इसके लगाएंगे, फिलहाल अभी हम डेफिनेशन एग्जाम्पल देख रहे हैं, फिर बहुत अभी क्वेश्चंस भी लेंगे। तो एफ जेड है इज कंटिन्यूस at z equal to z naught if and only if limit z tends to z naught fz equal to fz naught यूनिकली एग्जिस्ट, है ना, यूनिकली एग्जिस्ट। यदि ऐसा है तो हाँ ठीक है, कंटिन्यूस हो जाएगा। और जब fz कंटिन्यूस हो जाएगा तो हम जानते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि f बराबर क्या होता है, u ऑफ x कोमा वाई प्लस आई ऑफ वी एक्स कोमा वाई, यदि ये कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस एट z, है ना। यदि हम यहाँ z नॉट की बात नहीं कर रहे हैं, या z नॉट भी लेंगे आप, यहाँ z नॉट लीजिए, z नॉट को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली u ऑफ x कोमा वाई एंड वी एक्स कोमा वाई आर कंटिन्यूस फंक्शन, आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ x एंड y। ये है नेक्स्ट, आप उसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एब्जेक्ट। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एब्जेक्ट, और यही जो डिफरेंशिएबिलिटी है यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंशिएबिलिटी, है। चलिए, तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एब्जेक्ट। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एब्जेक्ट, वही चीज कि लेट W इक्वल टू एफ जेड, और एफ जेड को आप लिख सकते हैं
u प्लस आई, और defined in a domain D, then fz is said to be differentiable at z नॉट, जो कि D में बिलोंग करता है, if f डैश z नॉट इक्वल टू लिमिट z टेंस टू z नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन z माइनस z नॉट यूनिकली एग्जिस्ट, राइट। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे एफ जेड जेड नॉट पर डिफरेंशिएबल है। और इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए जो डिफरेंशिएबिलिटी है, कैसे चेक करते हैं इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डिफरेंशिएबिलिटी, कि एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, दिस इंप्लाइज डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चलिए देखते हैं डेफिनेशन। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं हम, जैसे आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, एग्जाम्पल है एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। आप मॉड जेड स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, मॉड जेड स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, जेड पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार। अब इसको चेक करना है कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार, क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं। और अब पॉइंट देखना है, या फिर आपके पास पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है जेड इक्वल टू जेड नॉट इक्वल टू या जेड बराबर 0, तो क्या ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। यस सर। आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल जेड इंटू जेड बार कर लेंगे, ये एफ जेड है और हमने अभी पढ़ा था ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस हो जाएगा, ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ना, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल का सम भी, ये डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस हो ही जाएगा। तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो जब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल है इसलिए हम कह रहे हैं कि कंटिन्यूस है, ठीक है ना। बट किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है उसकी बात हम कर रहे हैं, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। और ये इसको हम चेक करें कि डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, तो जेड बार से जेड बार के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, जेड मिलेगा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, जेड बराबर 0, मतलब ओरिजिन पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। नो वेयर डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, ओनली ओरिजिन पे फंक्शन डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट, तो क्वेश्चन का आंसर स्टेटमेंट बना के दे देगा कि दिस इज जो एफ है, एफ इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, और सेकंड बोल देगा कि एफ
is differentiable only 0। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट के क्या बारे में क्या कह सकते हैं आप? एग्जाम में आप ऐसे कर सकते हैं, बाकी दूसरी डेफिनेशन है आप उससे भी चेक कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। हाँ जी, अच्छा, जिस यहाँ तक सभी को बात क्लियर है? एक बार बता दीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू। तो अब जो बात हो रही कि जिस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रश्न आता है कि ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हम रेगुलर पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? रेगुलर पॉइंट। तो हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो बात कर रहे हैं इसी क्रम में हम चल रहे हैं। देख लीजिएगा, लिमिट हमने देख लिया है, कंटिन्यूटी हमने देख लिया है, डिफरेंशियबिलिटी देख लिया है। अब हम आ रहे हैं रेगुलर पॉइंट में। देख लीजिएगा, बिल्कुल आप इधर भी नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ आप इसी क्रम में हमको चलना है। तो रेगुलर पॉइंट देखेंगे, इसके बाद हम एनालिटिक देखने वाले हैं और एनालिटिक फंक्शन की इतनी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एंटायर फंक्शन करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी भी देखने वाले हैं एनालिटिक फंक्शन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ, तो इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन है रेगुलर पॉइंट। एक आता है रेगुलर पॉइंट और एक आता है सिंगुलर पॉइंट, है ना, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो डेफिनेशन है, लेट f फ्रॉम d is a subset of c to c एंड z0 जो है इस d के अंदर का एक पॉइंट है और इसी पॉइंट को हम कह रहे हैं, देन वी से डेट z0 is a regular point। रेगुलर पॉइंट कब कहेंगे? रेगुलर पॉइंट ऑफ डी, डी का रेगुलर पॉइंट कहेंगे। इफ f of z is differentiable at z0, या आप ऐसा कह सकते हैं f dash z0 exist। ये है डेफिनेशन रेगुलर पॉइंट की, कि जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट को कहेंगे हम रेगुलर पॉइंट, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लिमिट z टेंस टू z0 एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड नॉट इक्वल टू एफ डैश जेड नॉट एग्जिस्ट। आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है। तो ये जो पॉइंट होगा ये जेड नॉट, ये होगा रेगुलर पॉइंट, ये हो जाएगा रेगुलर पॉइंट। और अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट जो डेफिनेशन है एनालिटिक फंक्शन की। यहाँ से हमारा मेन जो टॉपिक है, यहाँ से बहुत इजी हम चलते जाएंगे, है ना, यहाँ से और इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। तो डेफिनेशन लिखते हैं, लेट f फ्रॉम d टू d जो सबसेट ऑफ c टू c, है ना, इस सेट टू बी एनालिटिक
एट जेड नॉट। जेड नॉट पे फंक्शन एनालिटिक कहेंगे कि कब कहेंगे कि इफ देयर एग्जिस्ट ए neighborhood of z naught in which f dash is differentiable at each point। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक डोमेन डी है टू सी, और इस डोमेन डी के अंदर एक जेड नॉट पॉइंट है। ये जो इस जेड नॉट पर फंक्शन एफ जो है एनालिटिक कहलाएगा यदि इसका हर एक नेबरहुड है ना, ईच नेबरहुड, या देयर एग्जिस्ट सम नेबरहुड जेड नॉट, इस नेबरहुड के हर पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, इन विच एफ इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट। इस नेबरहुड के हर एक पॉइंट में फंक्शन क्या होगा, इनफाइनाइट, मतलब डिफरेंशिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इज डिफरेंशिएबल एंड इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। बोल सकते हैं कि जेड नॉट के जो जितने भी नेबरहुड हैं उस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन सब पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ जेड इज डिफरेंशिएबल अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट, अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट है ना, अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट है ना, अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। तो इसलिए उस पॉइंट को, अच्छा किसी एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या वो एनालिटिक होगा क्या, बताएं। हाँ जी, नो सर, नहीं होगा। कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो किसी एक पॉइंट, सिंगल एक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। हाँ जी, एक ऐसा फंक्शन बताइए जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। अभी हमने देखा था ना मॉड जेड स्क्वायर, ये फंक्शन क्या था, z बराबर 0 में डिफरेंशिएबल था, बाकी सब जगह क्या था, नॉट डिफरेंशिएबल। तो क्या ये फंक्शन एनालिटिक होगा क्या? हाँ जी, नो सर, नहीं होगा। एनालिटिक 0 पे होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दो प्रकार से डेफिनेशन आती है, एक तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बात करते हैं और एक पूरा का पूरा डोमेन पे, ठीक है ना। तो एक पॉइंट पे हम बात करते हैं, जैसे मैं बात करूं ये जो फंक्शन है किसी सम पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं कि एनालिटिक होगा कि नहीं होगा, तो मैं उस जेड नोट के अराउंड जो भी नेबरहुड है, जेड नोट का नेबरहुड, उस पे फंक्शन को मैं चेक करूंगा कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। लेकिन अब प्रश्न आता है कि एनालिटिक फंक्शन है, किसी डोमेन पे बात कर रहे हैं, ऑन डोमेन डी, तो क्या कहेंगे, ए फंक्शन एफ is said to be analytic on domain D if f dash exist on domain D, है ना। और क्या बोल सकते हैं, एक तो डेफिनेशन डोमेन के रिलेटेड हो गई, दूसरी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि जो हमने रेगुलर पॉइंट में पढ़ा था, जैसे डेफिनेशन क्या थी कि हम बात कर रहे हैं कि f जो होगा वो एनालिटिक होगा ऑन डोमेन डी इफ डोमेन का हर एक पॉइंट है, ईच पॉइंट ऑफ डी इज अ रेगुलर पॉइंट ऑफ डी, राइट। रेगुलर पॉइंट से मतलब क्या हुआ कि डी का हर एक पॉइंट यदि रेगुलर पॉइंट हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि डी के हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया।
तो इफ फॉर ईच पॉइंट ऑफ D is a regular point of D is a regular point of D कि इसके हर एक पॉइंट D के रेगुलर पॉइंट हो जाए तो हम कहेंगे फंक्शन एफजेड जो है एनालिटिक हो जाएगा ऑन डोमेन D पर। बात क्लियर है सभी को? एक बार रिप्लाई प्लीज कंफर्मेशन, यहां तक बात क्लियर है या नहीं? हाँ जी। एफ जेड हमने देखा, एक तो हमने देखा कि वो जेड नॉट पे एनालिटिक है कि नहीं, ये हमने देखा। दूसरा हमने देखा कि डोमेन पे फंक्शन एनालिटिक किस प्रकार से होता है। अब इस डोमेन को हम क्या कर देते हैं, डी बराबर सी कर देते हैं। जैसे ही हमने डी बराबर सी कहा मतलब क्या हुआ कि एफ इज एनालिटिक ऑन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो इस एफ को क्या कहेंगे, एफ इज एंटायर हो जाएगा। मतलब यहां पर हमने एनालिटिक की बात की डोमेन पर, और यहां किसी पर्टिकुलर पॉइंट में। किस प्रकार से डेफिनेशन हम बात कर रहे हैं आप बिल्कुल समझिएगा, इसको बार बार आप सोचिएगा, विचार करिएगा कि किस प्रकार से हम बात कर रहे हैं। एनालिटिक फंक्शन भी हमने डेफिनेशन देखा है, उसको और अच्छे से हम लिख लेंगे, लेकिन हमने अभी समझने का प्रयास किया। अब ये प्रश्न आता है कि फंक्शन किसी एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन यदि नहीं एनालिटिक होता है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। हाँ जी, जैसे कि मैं बात करूं कि एक जेड है जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, सिंगुलर पॉइंट। द पॉइंट एट विच एफजेड फेल्स टू बी एनालिटिक, जहां पर जिस पॉइंट पे एनालिटिक फेल होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। तो सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, सिंगुलर पॉइंट की द पॉइंट एट विच एफजेड फेल्स टू बी एनालिटिक, ऐसा पॉइंट जहां पर एनालिटिक फेल होती है, एनालिटिक फेल होता है, इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफजेड। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि जैसे आपने लिखा एफजेड इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 2, तो इसका सिंगुलर पॉइंट क्या हो सकता है, 2। हाँ, जेड इक्वल टू यदि आप 2 रखते हैं तो ये डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर जो इसका जो सिंगुलर पॉइंट होगा जेड इक्वल टू 2 इज अ सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफजेड। तो ये इस प्रकार से ये हम बात करेंगे, और प्रॉपर्टीज भी हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने जितना पढ़ा है कि उससे रिलेटेड। देखिए, द कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हैज द फैक्टराइजेशन, क्या आंसर हो सकता है इसका, Hilbert, फर्स्ट, yes sir, बिल्कुल फर्स्ट इज द राइट आंसर। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप लिखते हैं एक्स माइनस आयोटा और एक्स प्लस आयोटा, तो उसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ जेड है तो बस सिंपल सा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट आई एंड आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा।
ये तो प्रिंसिपल वैल्यू या आर्गुमेंट जो हमने कल डिस्कस की थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड वन, वो एक प्रकार से प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही है और जनरली वही पूछा जाता है ना। तो क्या आंसर हो सकता है इसका? प्रिंसिपल आर्गुमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ आई एंड 1 माइनस आर्गुमेंट क्या था बेसिकली, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ना, वही है आर्गुमेंट। तो थीटा इक्वल टू था tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन एक्स। यदि ये थीटा है तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, यहाँ होगा पाई माइनस थीटा और यहाँ होगा माइनस पाई माइनस थीटा, इस प्रकार से। तो एक्स एक्सिस में आर्गुमेंट, यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या होगा आर्गुमेंट 0 और नेगेटिव एक्स एक्सिस में आर्गुमेंट पाई, और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो इसका आर्गुमेंट कितना होगा पाई बाई 2 और यहाँ कितना होगा माइनस पाई बाई 2, यहाँ कितना होगा पाई बाई 4, इधर नीचे आएंगे तो माइनस पाई बाई 4। सिंपल सी बात है। ये क्या पूछ रहा है, बाई मतलब आई मतलब आयोटा मतलब क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, हाँ जी यही है ना आई, पाई बाई 2। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है पाई बाई 2, ये क्या आएगा पाई बाई 2, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। और ये क्या था 1 प्लस आयोटा, तो इसका जो प्रोजेक्शन था क्या था 1 माइनस आयोटा। ये कितनी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू पाई बाई 4, यहाँ पर माइनस तो ये माइनस पाई बाई, माइनस पाई बाई 4। देखो ज्योमेट्रिकली हमने कर लिया, कोई फार्मूले लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, देन डिटरमाइन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। कहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, ऑप्शन क्या है, z इज इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 पर, 1 है z बराबर 1 पर एनालिटिक नहीं होगा। ये हम आगे देखेंगे। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ फॉर द पावर सीरीज, हाँ जी दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। दिस इज इक्विवेलेंट टू z टू द पावर n अपॉन 2 टू द पावर n, क्या लिख सकते हैं माइनस ROC क्या हो जाएगा इसका 2, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि आप फार्मूला से भी कर सकते हैं, आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? हेलो हेलो, नो सर। ओके। ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, ये भी देखने वाले हैं, है ना। ये है एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो क्वेश्चन है आपका सीरीज सेट 2024 में आया वो प्रश्न है, बहुत सिंपल है और इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो प्रॉब्लम बड़ी दिख रही है लेकिन है कुछ नहीं, ठीक है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बाकी मैं डिटेल से आपको आगे बताऊँगा कि अभी एनालिटिक फंक्शंस में हम बहुत सारी बातें करना है, लेकिन फिलहाल जो मैं बताना चाहूँगा कि यदि फंक्शन एनालिटिक है, मतलब u प्लस IV है, यदि ये एनालिटिक है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ये बात हम जानते हैं। और CR इक्वेशन क्या होता है,
del u अपॉन del x इक्वल टू del v अपॉन del y एंड del u अपॉन del y इक्वल टू माइनस del v अपॉन del x। तो CR इक्वेशन इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक। तो ये नेसेसरी है, मतलब सफिशिएंट नहीं है कि आप ये कहें कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो एनालिटिक होगा, ये जरूरी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है ना। तो ये एनालिटिक है यदि, तो हाँ ये सेटिस्फाई करेगा। और ये प्रश्न में बोल दिया है उसने कि एफजेड एनालिटिक है, इसका मतलब क्या है, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये u है और ये v है। तो निश्चित तौर पर हमको कुछ नहीं करना है, इसमें CR इक्वेशन को देखना है कि ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, बस सिंपल सा यही है। तो देखिए इसको मैं बताना चाहूँगा कि आपने ये लिख लिया होगा, और नहीं तो ये तो खैर मैं अभी डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं फिलहाल इस प्रश्न को मैं दिखाना चाह रहा था कि इस प्रकार से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत आसान होते हैं, है ना। बस हम उनको थोड़ा सा समझने की ही बात है। एक मिनट, तो आप निकालिए del u अपॉन del x। cos हाइपरबोलिक बाय क्या होगा उसका डेरिवेटिव, एक मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिए। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक मिनट। चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, है ना। काफ़ी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं इसमें। चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार सभी को, हैप्पी लर्निंग। Thank you, sir. ओके, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर।